हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, जरा बताएंगे कमेंट वमेंट करके। और थोड़ा दोस्तों वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक वगैरह भी कर दिया कीजिए। ठीक है, उससे थोड़ी सी मेरा भी क्या वो कहते हैं, एक हौसला बढ़ेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी के लिए भी। ठीक है, तो हिंदी का आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। और जितने भी क्वेश्चंस ये आए हुए हैं दोस्तों, सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ में इनको बनाया जा रहा है। तो और ये मैं उम्मीद नहीं है 110% होगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। कुछ भी चीजें बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, यूपीएसआई के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज की हम फर्स्ट क्लास में हिंदी के, देखो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हिंदी के मिक्स्ड क्वेश्चन है और मेरे द्वारा हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। विराम चिन्ह दोस्तों, अगर इस विराम चिन्ह, अगर इस तरह से कोई चिन्ह लगा हुआ है तो दोस्तों इसका इसका नाम क्या है, तो इसे कहते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ध विराम। इसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने कुछ चिन्ह यहाँ पे दिए हैं और उनके नाम भी दोस्तों लिखे हैं। और आप प्रीवियस पेपर ठाकर देख लेना दोस्तों। हर एक प्रीवियस पेपर में दोस्तों कोई ना कोई चिन्ह दोस्तों पूछा ही गया है। तो एक नंबर अपना पक्का कर लीजिए अभी के अभी कि पूर्ण विराम का दोस्तों ये चिन्ह होता है। तो आपको पता है अल्प विराम, जैसे किसी के बीच में ऐसे लगा दिया तो क्या दोस्तों क्या होता है, इसे कहते हैं हम अल्प विराम। और अगर कहीं त्रुटि, जैसे कि हम लिख रहे हैं लाइन से और कहीं छूट जाए कुछ, तो हम इसको इस तरह से बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? इस तरह से नीचे को खुला हुआ। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और एक चीज और, ऐसे होना चाहिए। और ये जो आता है दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर आता है। कहां पे आता है? यहां पे आता है। ठीक है, ये नहीं कि नीचे लगा देंगे आप। लोप चिन्ह, तो दोस्तों अगर डॉट 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 छोड़ देते हैं ना ऐसे करके, लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा, इसको कर रहे हो बिप 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 बिप, तो ये क्या होता है? लोप चिन्ह। और दीर्घ उच्चारण दोस्तों, अगर दीर्घ उच्चारण किसी का उच्चारण ज्यादा देर तक करना है तो इसका, इस चिन्ह का यूज करते हैं दोस्तों। और ये क्या? तुल्य सूचक चिन्ह है। और ये क्या है दोस्तों? विवरण चिन्ह है। इसको दोस्तों कितने एग्जाम में पूछा गया है? क्या है दोस्तों? ये विवरण चिन्ह, जब हम किसी चीज को कहना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ चिन्ह थे और बाकी जैसे जैसे दोस्तों आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, ख च छ किस वर्ग के वर्ण हैं? तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ख खरगोश, च चम्मच, छ छाता, क ख छ किस वर्ग के वर्ण हैं दोस्तों? तो अघोष व्यंजन है ये। तो कैसे हैं दोस्तों? ये अघोष व्यंजन है। कैसे हैं बेटा? अघोष व्यंजन है। और घोष और अघोष आप लोगों ने पढ़े होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैं जो ये तैयार करता हूँ ऐसे तैयार करता हूँ कि अगर कोई बंदा पहली बार भी इसको देख रहा होगा तो उसको भी थोड़ा डिटेल में चीजों को मिल जाएगा, समझ जाएगा वो पक्का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और अगर अगर आपने पढ़ रखा है पहले से ही तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे कि दोस्तों देखिए, स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे, पूछ लेता है स्पर्श व्यंजन को है च छ ज ट ठ। तो च छ ज ट ठ। अगर मैं च चम्मच छ छाता ज ज ट ठ ठ बोलूंगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, छोटे बच्चों की तरह। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, च छ ज ट ठ। तो च छ ज ट ठ तो क्या है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन है। देखो ये स्पर्श करते च छ ज ट ठ। ठीक है, एक होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिन जिन शब्दों को उच्चारण करते हुए, ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारण करते हुए क्या थोड़ी ऊष्मा बाहर निकले है। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकले उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ऐसा बोल सकते हैं। से है, देखो से है। ठीक है, तो ये थोड़ा कैसे आ रही है? एकदम राड़ के आ रही है ना। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? जिसकी आवाज कंठ से निकलती है, ये रे ले वे, ये रे ले वे। और ये नहीं हो रही है दोस्तों, तो यह अंतस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं? छ छ छ छ त्रै ग, छ त्रै ग। ठीक है, छ क्षत्रिय, त्रिशूल और ग ज्ञानी क्या है दोस्तों? ये संयुक्त व्यंजन है। आगत व्यंजन क्या है दोस्तों? ज, जय नहीं है, जय। तो जय के नीचे नुक्ता लगता है यहाँ पे, जय और फ, जय और फ। ठीक है, तो ये कौन से हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों हमारे आगत व्यंजन है। और अनुनासिक कौन से हैं दोस्तों? जिसमें नाक का यूज किया जाता है इनको उच्चारण के लिए। तो ण, अइया, ण, न, में।
ण, अय, न, न, में, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, अनुनासिक है। अल्प प्राण की दोस्तों अगर बात करते हैं, अल्प प्राण जिन शब्दों को बोलने में कम वायु निकलती है, कम हवा निकलती है, ठीक है, उसे कहते हैं अल्प प्राण। जैसे कै, बै, पै, मै, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे अल्प प्राण। कौन कौन से, कै, बै, पै, मै, तो कै, बै, पै, मै, ये होते अल्प प्राण। महाप्राण दोस्तों कौन से होते हैं, खे, घै, झै, झै, तो खे, घै, छै, झै, तो खे, घै, छै, झै, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, महाप्राण। देखो खे मतलब इनसे दुगुना टाइम लगता है, ऐसा कहते हैं जब पढ़ते हैं इनको, तो इनसे दुगुना जो समय लेते हैं उन्हें कहते हैं महाप्राण, ठीक है। कै, घै, छै, झै, ये है महाप्राण। उच्चारण में ध्वनि गूंज के आधार पर घोष और अघोष, तो उच्चारण में जो ध्वनि गूंज के आधार पर जो होती है दोस्तों उसे कहते हैं घोष, घोष और अघोष। तो उच्चारण जो हम करते हैं जिनमें आवाज गूंजती है उन्हें क्या कहते हैं, जिनमें नहीं गूंजती है उन्हें कहते हैं, जैसे कि घोष, गे, घे, जय, झै, तो गे, घे, जय, झै, तो ये क्या होता है दोस्तों, घोष। और अघोष क्या होते हैं, कै, खे, चे, छे, तो कै, खे, चे, छे, तो ये है अघोष। और घोष कौन से, गे, घे, जय, झै। बात समझ में आई नहीं आई, तो गूंज के आधार पर ना दोस्तों। आगे बात करते हैं, कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का अर्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है दोस्तों, तो बुरे काम में पड़ने का नतीजा बदनामी होता है। तो क्या होता है, कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ क्या होता है, बुरे काम में पड़ने का नतीजा दोस्तों बुरा ही होता है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उपसर्ग दोस्तों एक होता है उपसर्ग, एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग दोस्तों किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे ये पूछा कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जैसे कि दोस्तों अधीक्षक, अधिपति, अधिकार, तो अधीक्षक को लिख सकते हैं अधि प्लस छक, अधि प्लस इक्षक, अधिपति, अधि प्लस अधिपति, अधि प्लस पति है नी, और अधिकार अधि प्लस कार। और दूसरी बात ये दोस्तों इनका भी कुछ ना कुछ अर्थ आना चाहिए। हम पढ़ते हैं जब डिटेल से पढ़ते हैं इसको, तो अधुना, तो अधुना में इसमें दोस्तों धुने का कोई अर्थ होता नहीं है, तो इसलिए अधुना शब्द जो है उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों नहीं हुआ है। पोवार्त्य का विलोमार्थी शब्द है, तो दोस्तों पोवार्त्य, पोर्वार्त्य, पोवार्त्य का विलोमार्थी शब्द क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे पाश्चात्य। क्या है दोस्तों, पाश्चात्य है। किसका विलोम, पोवार्त्य का विलोम। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है, तो मोहन ने सोहन को, तो ये रेखांकित है, तो इसमें कौन सा दोस्तों कारक है, तो आपको कारक हम बता देते हैं पहले, संप्रदान कारक है। और कैसे है संप्रदान कारक ये आपको जानकारी मिलेगी यहां पे, देखिए देखो ये ध्यान रख लेंगे। कर्ता ने, कर्ता जिसमें ने आएगा दोस्तों कर्ता, को आएगा कर्म, से आएगा करण, के लिए या को संप्रदान, से या अलग अपादान, का के की रारेरी संबंध, में पे पर अधिकरण, हे ओ अरे संबोधन। तो हम पहले याद करते थे कैसे जब छोटे थे, अभी भी ऐसी कर लेना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से मतलब अलग। जैसे मैं, वह दिल्ली से जा रहा है, वह दिल्ली से आ रहा है, जब कोई अलग के सेंस में होता है दोस्तों होता है क्या, अपादान। और संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, और संबंधन के बाद अधिकरण, में पे पर, और फिर संबोधन क्या है दोस्तों, संबोधन हे ओ अरे। बात समझ में आई नहीं, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, रा, री, रे, अधिकरण, में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या आ रहा था, को आ रहा था, नहीं आ रहा था दोस्तों। तो मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, तो को, तो क्या जाएगा दोस्तों, संप्रदान कारक को, ठीक है। अब कहोगे ये भी तो को आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये कर्म के साथ होना चाहिए, है नहीं, जो कर्म करते हैं किस चीज का, तो उसमें आता है। देखो जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है, तो उसे संप्रदान कारक दोस्तों कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या है, जुगुप्सा। तो विभत्स रस का
विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा दोस्तों? जुगुप्सा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि शब्द की संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस आदि। तो देखो दोस्तों, आपने पढ़ी होगी, अगर जब संधि पढ़ी होगी तो ई, छोटी ई या बड़ी ई, उ या उ, री, तो भिन्न, इसके पीछे अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है दोस्तों, तो वो ई का ये बन जाता है, उ का वै, री का रे। ठीक है, री कहते हैं री, तो ये वे रे। ठीक है, तो ये दोस्तों होती है यण स्वर संधि। तो अगर छोटी ई और बड़ी ई के बाद, या फिर छोटा उ बड़े उ के बाद, या फिर री, रेप ऋषि, ऋषि के बाद कोई भी अगर भिन्न स्वर आता है, क्या आता है दोस्तों? भिन्न स्वर। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्या आना चाहिए? भिन्न स्वर दोस्तों अगर आता है तो क्या होता है? तो वो यण संधि बनता है। जैसे कि और भी मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, अति प्लस आचार, तो अति प्लस आचार। ठीक है, तो ई, देखो इसकी छोटी ई और इसका आ, दोनों मिलकर क्या बन गए? यह। ई में क्या जुड़ा दोस्तों? आ जुड़ा है। मैंने क्या बताया था अभी? ई, देख लो एक बार और, ई उ रीर, देखो यही यण संधि यही खत्म हो जाएगा, यही है यण संधि बस। तो ई उ रीर, ई के बाद, ठीक है, उ के बाद या रीर के बाद कोई अन्य भिन्न स्वर आता है तो यण संधि होता है, और ई का ये बन जाता है, उ का वह बन जाता है, और रीर का रीर बन जाता है। ठीक है, ऋषि का रीर बन जाता है। जैसे देखिए, तो ई प्लस आ, तो ई, तो क्या दोस्तों ई का क्या बन गया? यह बन गया, और आ ऐसा कैसे आ गया, और ये चार यहां का यहां, और अत का यहां का यहां। ठीक है, तो अत ए याद आता है ना, बिना स्वर के, और ये क्या? ये अदत्य से जुड़ गया, अत्य, और ये आ यहां हो गया, और चार, अत्याचार। ऐसी गति प्लस अवरोध, तो छोटा ई, ए, ई का बन गया ये, आ ऐसा का ऐसी, यहां गत रह गया क्योंकि ई तो यहां आ गया, तो गत ये हो गया, गत में आदत्य, गत्य, और ए का क्या हो गया दोस्तों? ए का, ए तो यहाँ आ में हो गया ना, या हो गया ना, गत्या अवरोध। तो छोटा आया था, तो छोटा आ में डंडा नहीं लगाते, बड़े आ में डंडा लगाते हैं। ठीक है, तो गत्या अवरोध। ऐसी आदि अंत, ये भी दोस्तों देख लेना आप लोग। स्वागत, दोस्तों ये पूछा था, देखो स्वागत में क्या संधि है? यण संधि है। ठीक है, आदि अंत में क्या संधि है? यण संधि है। क्यों? ये ऊ है दोस्तों, ये क्या है? ऊ, और ऊ के साथ में क्या रहा है दोस्तों? आ। ठीक है, तो ऊ तो यहां रह गया, तो यहां स रह गया, और यहां गत रह गया, और ऊ का वह बन गया, और आ ऐसा कैसी, तो स आ गया आधा, क्योंकि बिना स्वर के है, स वह, और आ यहाँ का गत, स्वागत। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है, संधि विच्छेद है, यण संधि है। तो ई उ या रीर, ई उ या रीर, ई उ या रीर, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, और रीर हो, उसके बाद में अगर कोई भी अन्य स्वर दोस्तों आता है तो हमारी यण संधि होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली निकली है, कहां से निकले दोस्तों? पश्चिमी हिंदी से निकली है दोस्तों खड़ी बोली। खड़ी बोली शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अगर आपसे पूछे कि खड़ी बोली दोस्तों कहां से विकसित हुई है, तो शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें 5 बोलियां आती हैं, व्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। तो जो खड़ी बोली दोस्तों कौन कौन सी आती हैं? व्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली दोस्तों आती हैं 5 बोलियां। विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि देखेंगे दोस्तों। विसर्ग संधि देखो, निष्कर्म, संयोग, सदैव, गिरीश। तो देखो निहि प्लस कर्म, है की मात्रा देता है, निहि प्लस कर्म, तो ये यही हो गया विसर्ग संधि। संयोग, सम प्लस योग। ठीक है दोस्तों, क्या है? सम प्लस योग। तो मैं और ये, तो दो दोस्तों क्या है? ये ए प्लस ये है, पर ये तो सम, मैं है, अंकी बिंदी है दोस्तों, है नहीं, अंकी बिंदी आ रहा है मैं, तो सम, तो मैं क्या? व्यंजन, ये क्या? व्यंजन, दोनों क्या हो गए? व्यंजन संधि। ठीक है बेटा। तो सदैव, सदा प्लस एव, तो देखो दोस्तों, सदा प्लस एव, तो स द आ हो गया, आ, और एव, तो ए प्लस ए मिलकर बनेगा क्या? बड़ा ए, तो क्या होगा दोस्तों? वृद्धि संधि। बात समझ में आई नहीं आई? ऐसी गिरीश प्लस ईस, तो ई प्लस ई, बड़ी बन जाएगा, ई प्लस ई क्या बन जाएगा? बड़ी बन गया, तो गिरीश। तो ये भी क्या दोस्तों? दीर्घ संधि। आपने पढ़ा होगा, जब जब जो हमारे स्वर होते हैं, अगर सेम स्वर ए आ ई उ, ठीक है,
इनके पीछे अगर सेम स्वर आए तो क्या होता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? आगे देखते हैं। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या दोस्तों, अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी हो गया तू तो मेरा आंख का किरकिरा हो गया, किरकिरी छोड़ो, तो क्या हो गया दोस्तों, अप्रिय लग गया। आज और आज से पहले किसकी रचना है, तो आज और आज से पहले दोस्तों तो कुंवर नारायण की रचना है। आज और आज से पहले किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की दोस्तों रचना है। अली शब्द का अर्थ दोस्तों क्या होता है, अली शब्द का अर्थ होता है दोस्तों मतलब पर्यायवाची, पूछा है, सीधी सी बात है। तो अली शब्द का पर्याय क्या है दोस्तों, भोरा, या भोरे का पर्यायवाची होता है अली, ऐसा भी बोल सकते हैं। और भोरे के और भी दोस्तों होते हैं, तो भोरा, ब्रह्मर, भंवरा, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरीक और सिलीमुख। तो दोस्तों सब क्या होते हैं, ये भोरे के पर्यायवाची होते हैं। भोरा, भ्रमर, भंवरा, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरीक और सिलीमुख, दोस्तों सब क्या है, भवरे के पर्यायवाची हैं। मैं पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में वर्तमान काल का भेद चयन कीजिए। तो मैं पढ़ रहा हूं, तो कैसा काल है दोस्तों, वर्तमान काल है, ये तो पता है, लेकिन कौन सा वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान काल है। तद्भव शब्द को पहचानिए। अगर आपसे तद्भव, तत्सम और तद्भव, तत्सम क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जैसे संस्कृत में थे ऐसे के ही ऐसे, जो संस्कृत में शब्द हैं तो उनके कहते हैं तत्सम। और जो दोस्तों जो संस्कृत से बिगड़ के कुछ और रूप धारण कर लिया है तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, तद्भव कहलाता है। जैसे कि एक तत्सम शब्द का मैं आपको तरीका ही बताऊंगा पहचानने का, ठीक है। पहले देख लेते हैं। नासिका, नासिका नाक को कहते हैं, बच्चा, वत्स कहते हैं बच्चे को। तो दोस्तों ग्रीष्म, गर्मी को कहते हैं, गर्मी अब गर्मी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं, ग्रीष्म। और लक्ष्मी को लक्ष्मी दोस्तों कहते ही हैं। तो किसका, वत्स का कर रखा है बच्चा, तो बच्चा क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। एक चीज और बेटा, एक बात ध्यान रखना, जैसे कि अगर किसी शब्द में कोई आपको पता ना चल रहा हो कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तो ध्यान रखेंगे तत्सम शब्द में ज्यादातर दोस्तों आधे शब्द आते हैं। क्या शब्द आते हैं, आधे शब्द। अब आप कहोगे कि भैया ये भी तो बच्चे में तो आधा शब्द आ रहा है, तो ये 110% सही नहीं है, लेकिन 99% काम कर जाता है जहां पे पेच फंसता है, ठीक है। अगर देखते हैं विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है दोस्तों, तो अद्भुत रस में होता है विस्मय स्थायी भाव। तो अगर दोस्तों पूछा जाए कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो विस्मय है स्थायी भाव किसका दोस्तों, अद्भुत रस का। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, ये तो पता होगा आपको, विकर्षण। क्या है दोस्तों, विकर्षण। दिक्कत एक होती है, वो विकर्षण ऐसे भी देगा और वो विकर्षण ऐसे भी लिख देगा, विकर्षण, विकर्षण। तो वहां पे क्या है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि सही कैसे लिखना है, शुद्धि सीखना भी बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। उस वीर में अपार सहन शक्ति है, उसे डैश कहना उचित है। तो जिस, अब क्या कह रहा है वो, उस वीर में अपार सहन शक्ति है, तो उसके लिए एक शब्द दोस्तों कह सकते हैं सहिष्णु है वो। तो सहिष्णु आपको ऐसे भी मिलेगा और सहिष्णु आपको इस तरह भी मिलेगा। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि सहिष्णु ये भी है और सहिष्णु ये भी है, तो मैं कौन सा लगाऊं। तो आपको मात्राओं का ज्ञान और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि जरूर आनी चाहिए, वर्तनी शुद्धि, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए दवा के। सहिष्णु ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो ला उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनता है, देखो ला जवाब, ला पता, देखो ला, ला अलग होगा, जवाब अलग होगा, उपसर्ग ला। मैंने कहा था उपसर्ग जो लगता है दोस्तों शब्द के पहले लगाते हैं, और अगर हम उपसर्ग को दोस्तों हटा देंगे और जो बचा कुछ शब्द बचेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ दोस्तों जरूर होगा, ये बात ध्यान रखना है। जैसे ला अलग हटा दिया, जवाब, ला पता, ला इलाज, तो ला टरी, ला टरी कुछ होता है, टरी कुछ नहीं होता, तो इसलिए ला टरी जो है दोस्तों ये कैसा है, ला उपसर्ग के से बनने वाला शब्द नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई। कवि पुंगव, कवि पुंगव का समास विग्रह है, तो कवि पुंगव का समास विग्रह क्या है दोस्तों, कवि में पुंगव, कवि में पुंगव। तो पुंगव शब्द का अर्थ दोस्तों होता है श्रेष्ठ। पुंगव शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। ये भी बात ध्यान रखेंगे कि पुंगव शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कौन सा रस है दोस्तों? श्रृंगार और वात्सल्य रस है। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है दोस्तों, उसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन को किसके रचनाकार है दोस्तों? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? चित्रावली जो है दोस्तों जायसी की नहीं है, जबकि पद्मावत जायसी की है, अखरावट जायसी की, आखिरी कलाम क्या है दोस्तों? जायसी की है, जबकि चित्रकला उस्मान की है। चित्रकला दोस्तों किसकी है? उस्मान की, ये बात ध्यान रखेंगे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम किसकी है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी की दोस्तों रचना है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी भी आती है जैसे स्वयंभू, स्व अंकी विधि भू, स्वयंभू, स्मृति, स्वच्छंद, स्वाति। तो दोस्तों स्मृति गलत है, स्मृति इस तरह लिखा जाता है। तो आधा से मैं रे और ती रिर, रे भी नहीं तो रिर होता है ये। तो स्मृति, बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। समाचार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समाचार का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है? वृत्तांत समाचार को कहते हैं, संदेश कहते हैं, वार्ता भी समाचार का है पर्यायवाची, लेकिन किरीट जो है, किरीट समाचार का पर्यायवाची नहीं है। और आप अखबार के देख लीजिए, समाचार के अखबार कहते हैं, समाचार कहते हैं, हालचाल कहते हैं, वृत्तांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों समाचार को? वृत्तांत। संदेश तो आपको पता होगा, सूचना पता है, जानकारी पता है, संदेशा पता है और वार्ता पता है। किरीट, जो किरीट शब्द आया है, ये किसका दोस्तों? किरीट जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? ये मुकुट का पर्यायवाची है। ताज, मुकुट या शिरोभूषण, जो सिर पर पहनते हैं मुकुट। तो क्या कहते हैं? किरीट, ताज, मुकुट या शिरोभूषण। ठीक है दोस्तों। अशुद्ध शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? तो झूठन, झूठन नहीं होता, जूठन होता है, जूठन। क्या तुमने जूठन छोड़ दी अपनी? सूझबूझ नहीं होता, सूझबूझ होता है। सूझबूझ नहीं, सूझबूझ होता है। धोखाधड़ी नहीं, धोखाधड़ी। धोखा, धोखा नहीं, धोखा होता है, धोखाधड़ी। ठीक है। और अंधाधुंध, अंधाधुंध ये दोस्तों क्या है? अशुद्ध शब्द नहीं है। अंधाधुंध ये बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अनाजी, अनाजी शब्द का विलोम है फलाहारी। तो अनाजी शब्द का है दोस्तों फलाहारी। अनाज खाने वाला और फल खाने वाला, ऐसे याद कर सकते हैं। है नहीं ये? कभी सोच रहे हो? अनाजी, अनाजी शब्द अनाज से संबंधित और फल से संबंधित फलाहारी। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिम प्लस आल्य दोस्तों क्या है? हिम प्लस आल्य। तो हिम देखो पूरा तोड़ के दिखा रखा है एकदम बेहतरीन, आपको समझ में आएगा अगर आपने संधि वगैरह पढ़ रखी होंगी। तो देखो हिम आल्य, तो हिम, तो देखो दोस्तों अगर मैं हिम का मैं, तो हिम को अलग निकाल ले, तो मैं से क्या निकाल लिया मैंने? ए निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो ये मैं व्यंजन होता है ये किसका? स्वर से मिलके बनता है व्यंजन, जब भी इसका हम उच्चारण कर सकते हैं। अब ये स्वर रहित, ठीक है, स्वर रहित ये शब्द है। और ये मैं, इसका पूरा शब्द का अर्थ होता है, सॉरी वर्ण का अर्थ होता है ये। ठीक है, तो हिम प्लस ए प्लस आ प्लस ले, तो ए और आ मिलकर बन गया बड़ा आ, दीर्घ संधि हो गया भाई। छोटा है और बड़ा है, बड़ा। तो हिम तो ऐसे आ गया और आ ये आ गया और ले ये हो गया हिमालय। तो ए प्लस आ, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सी दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। ऐसे देखो ये रहा, ए के या आ के बाद ई या ई के बाद उ या उ को अगर इसके बाद में ये शब्द आते हैं तो ए का बड़ा बन जाएगा, ई का बड़ी हो जाएगा और उ का बड़ा हो जाएगा। अगर ए छोटे ए के बाद में बड़ा एच आ जाए या छोटा ए आ जाए, छोटी ई के बाद में छोटी ई आ जाए या बड़ा ई आ जाए, छोटे उ के बाद में छोटा उ आ जाए या बड़ा उ आ जाए, तो क्या बनता है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि बनता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, पूछ सकता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से बेटा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर उसमें भी स्वर संधि के दोस्तों कितने भाग होते हैं? स्वर संधि के दोस्तों 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, स्वर संधि, सॉरी यण संधि और आयादी संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि, ये होते हैं दोस्तों स्वर संधि के
भाग। क्रिया के किस रूप को वाच्य कहते हैं? तो वाच्य दोस्तों किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का पता चलता है। तो किसे कहते हैं दोस्तों वाच्य? जिसके द्वारा कर्ता कर्म भाव की प्रधानता का पता चलता है, उसे कहते हैं वाच्य। तो वाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाता है कि क्रिया का विधान कर्ता कर्म या भाव में से किसके या किसके विषय में किया गया है, वाच्य कहलाता है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के दोस्तों होते हैं और तीनों प्रकार हम देखेंगे अभी। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है। देखो पूरा लिख के लेके आया एकदम। इस वाच्य में कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो कृतवाच्य की दोस्तों बात करता हूं अगर मैं, तो इस वाच्य में कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग दोस्तों होता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, और हम कह सकते हैं लड़की पुस्तक पढ़ती है, तो ता है और ती है, चेंज हुआ नहीं हुआ? तो यहां रखेंगे इस वाक्य में कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग दोस्तों होता है। तो जो कर्ता का लिंग होगा या वचन होगा या पुरुष होगा। तो क्रिया कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। मतलब क्या दोस्तों? काम को कर्म को प्रधानता दोस्तों दी गई हो तो उसे कहते हैं क्या? कर्मवाच्य। जैसे उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उसके द्वारा खाना खाया गया, उसके द्वारा काम किया गया, ज्यादातर द्वारा आता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? कर्मवाच्य। भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो। अगर भाव की प्रधानता दोस्तों दी गई है तो क्या है दोस्तों? यह है भाववाच्य। कौन सा दोस्तों? भाववाच्य। जैसे मुझे उठा नहीं जाता या मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है दोस्तों, मुझसे उठा नहीं जाता। तो ये कैसा है दोस्तों? ये है हमारा भाववाच्य। निम्न में से सही पर्यायवाची युग्म है। देखो दोस्तों, मेहमान अभ्यागत, अतुल गर्वित, विनम्र गवरीला, भूषण पहुना। तो दोस्तों देखो कौन सा इसमें सही पर्यायवाची है? तो मेहमान और अभ्यागत का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। और मेहमान को कहते हैं अभ्यागत, और क्या कहते हैं? पहुना कहते हैं दोस्तों, अतिथि कहते हैं, और आगंतुक भी दोस्तों कहते हैं मेहमान को। जैसे अतुल का मैंने रखा अनोखा, अतुल का पर्यायवाची क्या होता है? अनोखा। अनूठा भी होता है दोस्तों, अद्वितीय और अद्भुत। अनूठा, अनोखा, अद्वितीय, अद्भुत कौन होता है? अतुल। अगर मैं भूषण की बात करता हूं दोस्तों, भूषण को क्या कहते हैं? विभूषण, गहना, जेवर। क्या होता है दोस्तों? विभूषण, गहना, जेवर, ठीक है। अगर घमंड की बात करता हूं तो दंभ, गर्व और अभिमान। तो घमंड का पर्यायवाची क्या? दंभ, गर्व और दोस्तों अभिमान। गवरीला, गवरीला आत्मा, आत्माभिमानी। तो गवरीले को दोस्तों क्या बोलेंगे? आत्माभिमानी। क्या बोलेंगे? आत्माभिमानी, गवरीला। और सट्टेबाज, घमंडी और गर्वित, गर्वित। तो गवरीला, गर्वित, आत्माभिमानी, सट्टेबाज और घमंडी। बात समझ में आया नहीं? ये किसका है? गवरीला का। निम्नलिखित में से ये देखो चिन्ह का सही नाम बताइए। तो इसका सही नाम क्या है दोस्तों? पाद बिंदु। ये बात ध्यान रखेंगे। क्या है दोस्तों? ये पाद बिंदु। मैंने शुरू में भी चिन्ह कराए थे, कुछ चिन्ह यहाँ पे हैं। जैसे कि इस चिन्ह का मतलब क्या है दोस्तों? विवरण चिन्ह, ये तुल्यता चिन्ह, ये हंस पद त्रुटिपूर्ण चिन्ह। देखो दोस्तों इसको ऐसे नहीं बनाना है, ये गलत है बिल्कुल। कैसे बनेगा दोस्तों? ये इसी तरह से बनेगा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और ये क्या है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। सेवोपरांत शब्द का समास विज्ञ। तो सेवा के उपरांत, समास विज्ञ क्या है? सेवा के उपरांत, सेवोपरांत, ठीक है। समास से तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, जिनको चीजों को छोटा कर दिया जाए, ठीक है, छोटा कर दिया जाए। बात समझ में? संधि का मतलब क्या होता है? छोटा करना, संक्षिप्त करना। लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे शब्द को समास दोस्तों कहते हैं। समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है दोस्तों, और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो समास के प्रथम पद को दोस्तों पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जो नया शब्द बनेगा उसे कहते हैं दोस्तों समस्त पद कहते हैं। बिन पग चले सुनी बिन काना,
बिन पग चले सुनी बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ा योगी। तो दोस्तों उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए, तो कौन सा दोस्तों अलंकार है, तो विभावना अलंकार है दोस्तों। कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। क्या कह रहा है ये कह रहा है बिना पांव के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुंह के बात करता है और बिना खाए, ठीक है, भोग करता है। बात समझ में आई नहीं आई, और बिना बोले बात करता है, तो कैसा ये योगी है। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों, विभावना अलंकार है। बिना कारण के काम हो जाना, अर्थात जहां किसी कारण के संबंध में कोई विलक्षण बात कही जाती है, तब वहां विभावना अलंकार दोस्तों होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अलंकार के भेद कितने होते हैं दोस्तों, तो अलंकार के भेद दोस्तों 3 होते हैं, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, और जो शब्दा अलंकार होता है दोस्तों उसके 5 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। ठीक है, तो यही हमको 5 पढ़ने होते हैं हमारे एग्जाम के पर्पज से। बाकी तो पूछ लेता है कभी कभी किसी किसी केस में। ठीक है, कौन सी कविता दिनकर की है, तो रश्मि रथी कविता दोस्तों दिनकर की है। और जो दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कविताएं और हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, मिट्टी की ओर है, रेत के फूल हैं। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, मिट्टी की ओर और रेत के फूल दोस्तों किसकी है, ये दिनकर जी की है। और देखो अनामिका किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अनामिका किसकी है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है अनामिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है अनामिका। बच्चे काम पर जा रहे हैं, किसके, राजेंद्र जोशी की। किसके, राजेश जोशी, राजेंद्र जोशी नहीं, राजेश जोशी की है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। और दोस्तों नागार्जुन की कौन सी है, बादल को घिरते देखा। तो नागार्जुन की है बादल को घिरते देखा। और ग्राम्या है सुमित्रा नंदन पंत की। तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है दोस्तों, रचना ग्राम्या। ठीक है, कौन सा वर्ण घोष वर्ण नहीं है, तो ये झ ईट है, तो ठे वर्ण जो है घोष वर्ण नहीं है। पहले बार भी पढ़ा था लेकिन आपको थोड़ी डिटेल में और दे रखी है, घोष और अघोष। ठीक है, पहले घोष देख लेते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, जो घोष होते हैं। ठीक है, घोष या सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, घोष या सघोष। तो इनके उच्चारण में दोस्तों क्या होते हैं, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, कौन सा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, पहला और दूसरे को छोड़ के पंचम वर्ण तथा ये रे लेवे अंतस्थ व्यंजन है, और है, ये रे लेवे और है, और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, 11 स्वर है ना हमारे, तो इन सबको मिला के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और दोस्तों ये रे लेवे और है, तो ये सब होते हैं कौन से, सघोष। कैसे हैं दोस्तों ये, सघोष। ये रे लेवे और है सभी स्वर, और दोस्तों तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण दोस्तों, ये मिलके बनते हैं क्या, घोष। तो कुल संख्या इनकी 31 है, क्योंकि 11 स्वर हैं और व्यंजन कितने दोस्तों, 20 हैं। इनको मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे तृतीय आपने पढ़ा हो, कचट तप पढ़ा है ना, कै खे गे घेण चे छे जय जय ते ठे डे ढेण ते थे दे धैन पे फे में पे फे बह बह में। ठीक है, ये रे लेवे होता है। ठीक है, से है, तो ये होता है नहीं होता है। लेकिन जो हमारे घोष में आएंगे दोस्तों, तो कौन से आएंगे, गे घेणे जय झय ढेणे दे धैने बे भे में, और ये रे लेवे और है। ठीक है, और 11 हो गए दोस्तों, कौन से हमारे 11 हो गए स्वर। बात समझ में आई नहीं आई। और जो दोस्तों होते हैं क्या, अघोष। तो अघोष कैसे होते हैं, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होती है, घोष में कंपन होती है। तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण हो गया। ठीक है, और ये रे लेवे हो गया उसमें, और है हो गया, और 11 स्वर हो गए। संख्या कितनी होगी, 31। अगर मैं अघोष की बात करता हूं तो इसमें क्या कंपन दोस्तों नहीं होती है। और प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा से
ठीक है, ये होते हैं। तो कुल इनकी संख्या 13 होती है। कै खे चे छे टे ठे ते थे दे पे फे से। बात समझ में आई नहीं? तो ये होते हैं दोस्तों हमारे अघोष। अब आगे बात करते हैं, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? संयोग में किस उपसर्ग का? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ। सम प्लस योग बनता है, सम प्लस योग बनता है संयोग। यह बात ध्यान रखेंगे। राम ने रावण को मारा, वाक्य में रेखांकित भाग में निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? फिर राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा है, तो को किसमें आता है? आपको पता है, तो कर्म कारक में। किसमें दोस्तों? कर्म। कर्म किया है ना आप कैसे कि रावण को मार दिया, काम किया है, कर्म किया है, तो क्या है बेटा? कर्म कारक। तो मैंने आपको बताया था कारक कितने चिन्ह होते हैं? कारक 8 तरह के 8 चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के जरिए के कारण, करण में क्या? से के का द्वारा के जरिए के कारण। संप्रदान अलग के लिए से, ठीक है, और अपादान सॉरी संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए और अपादान से अलग के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से मतलब अलग होने के लिए। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे अरे हे ओ अरे अजी, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो तत्सम कौन सा? संस्कृत वाले। और तद्भव कौन सा होते हैं दोस्तों? जो संस्कृत से चेंज होके अब प्रयोग में आ रहे हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। तो सुथरा, स्वर्ण, तो स्वर्ण तो हो गया। षोडश ये भी हो गया। समर्प्य ये भी हो गया। तो ये क्या? सुथरा। तो सुथरा शब्द जो है क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हिंदी में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।